सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को। और दोस्तों, इसमें हमने आपके जो शुरुआत की 10 यूनिट्स हैं उनको पूरा पढ़ लिया है और उन पे आधारित प्रत्येक यूनिट को दोस्तों हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट को समझा है, कुछ एग्जाम्पल्स को समझे हैं और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने उस यूनिट के जितने भी जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उस यूनिट पे वह सभी हमने सॉल्व कर लिया है दोस्तों। और यह सभी वीडियोस जो हैं वह दोस्तों आपको गणित के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं। तो आप कहीं से भी जा करके गणित विषय के सभी वीडियोस को, सभी इकाइयों को आप पढ़ सकते हैं, उन पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपके इकाई 11 को पढ़ने वाले हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। अब दोस्तों, इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। इस यूनिट में दोस्तों आप सीखेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़े किन्हें कहते हैं और आंकड़ों का वर्गीकरण आप किस प्रकार करते हैं, और बारंबारता क्या होती है यह आप समझेंगे, और आंकड़ों का आयत चित्र के द्वारा किस प्रकार प्रदर्शन किया जाता है और उससे किस प्रकार निष्कर्ष निकाला जाता है। अब दोस्तों, एक जो ओवरव्यू अगर है मैं बताऊं आपको इस चैप्टर का, हो सकता हो आपको नाम से यह चैप्टर कठिन लग रहा हो, लेकिन आप एक एग्जाम्पल से आप समझिए। दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास 30 दिन, किसी एक महीने के 30 दिन के जो दिन का एवरेज तापमान रहा है वह हमारे पास है, जैसे कि 25 डिग्री, 30 डिग्री, 33 डिग्री, 35 डिग्री, इस प्रकार से हमारे पास 30 दिन के तापमान है। तो आप दोस्तों 30 दिन को देखेंगे तो कोई निष्कर्ष ऐसे अचानक से नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 30 और 35 के बीच में 15 दिनों का तापमान रहा है पूरे 30 दिनों में, तो इस बात से दोस्तों आप कुछ समझ पा रहे होंगे, कुछ निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि इस बात का कोई निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में 15 दिनों का तापमान रहा है इस महीने में। तो इस बात से दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि आंकड़ों का पता होना और आंकड़ों से कुछ निष्कर्ष निकाल पाना, यह दो अलग अलग चीजें हैं। तो दोस्तों, यही आपको यह यूनिट सिखाएगी, यही आपको यह यूनिट बताएगी कि अगर आपके पास कुछ आंकड़े हैं तो उसको आप किस प्रकार उससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उन आंकड़ों को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, जिससे एक बार में ही देख के कई सारी चीजें पता लगाई जा सकें। तो यही इस यूनिट का सार है दोस्तों, यही आपको इस यूनिट में सीखना है। तो अब दोस्तों, अब आपके लिए आसान होगा मुझे लग रहा है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं और किस प्रकार उनसे निष्कर्ष निकालते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले आपके पास कोई भी आंकड़ा आता है, जैसे यहाँ पे है 36, 35, 30, 48, 25, 10, 15, 52। तो ये जो आंकड़ा है दोस्तों अव्यवस्थित आंकड़ा है और इसे आप लोग दोस्तों दो तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। दो तरीके से दोस्तों आप लिख सकते हैं, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। अब ये दोनों क्रम क्या होता है दोस्तों, अगर कुछ संख्याएं हमें ज्ञात हैं और उन संख्याओं को अगर हम बढ़ते के क्रम में लिख देते हैं तो उस क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। मतलब आरोही क्रम में हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी जो संख्या होगी आंकड़ों में उसे लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, और इस प्रकार सबसे बड़ी जो संख्या होगी आंकड़ों में वह सबसे बाद में आएगी। और अगर अवरोही क्रम में हम लिखेंगे तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसे पहले लिखेंगे, फिर सबसे छोटी संख्या, और इसी प्रकार सबसे अंत में सबसे छोटी संख्या आएगी आंकड़ों में। इस प्रकार दोस्तों आप किसी आंकड़े को व्यवस्थित कर सकते हैं आरोही अवरोही क्रम में लिख के।
अब यहाँ पे दोस्तों एक टेबल दी गई है, इस टेबल के माध्यम से आप कुछ चीजें समझ सकते। अब देखिए, उपरोक्त सारणी में खींची गई लकीरें उक्त फल को पसंद करने वाले लोगों की संख्या दिखाता है। अब यहाँ पे सारणी में दोस्तों, यहाँ पे यह जो कॉलम है, यहाँ पे जितनी लकीरें दिखा रहा है, यह लकीरें क्या दिखा रहा है, यह लकीरें दिखा रही हैं कि कितने लोग इस फल को पसंद करते हैं। तो कितने लोग पसंद करते हैं? 16 लोग। तो 16 लकीरें खींच दी गई हैं और यहाँ पे लकीरों की संख्या लिख दी गई है 16। इसी प्रकार सबके साथ सेब के सामने देखिए 6 लकीरें, 6 लोग पसंद करते हैं और फिर 6 संख्या लिख दी गई है। सारणी से स्पष्ट है कि आम को 16, सेब को 6, केला को 9 तथा संतरे को 8 लोग द्वारा पसंद किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि आम की बारंबारता 16, सेब की 6, केले की 9 तथा संतरे की बारंबारता 8 है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको बारंबारता समझाने का प्रयास किया गया है कि बारंबारता क्या होता है। अब दोस्तों, जब आम की बात आई, आम को कितने लोग पसंद करते हैं, तो आम को यहाँ पे 16 लकीरें मिली, 16 लोग पसंद करते हैं। मतलब कि अब आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं दोस्तों, कोई भी चीज या संख्या जितनी बार आती है उसे उसकी बारंबारता कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप, बारंबारता वह संख्या है जिससे यह पता चलता है कि आंकड़े में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है। तो दोस्तों, जब आम की बात हुई है, आम को कितने लोग पसंद करते हैं, तो 16 लोग सामने आए हैं। तो आम की बारंबारता कितनी हो गई? 16। तो यहाँ से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बारंबारता किसे कहते हैं। इस प्रकार यह जो 16 लकीरें हैं, यह 16 लकीरें ऐसे आपको देखने में और गिनने में कठिनाई होती है, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा पैदा होता है। तो एक रिप्रेजेंटेशन अपनाया गया है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे आप देख, टैली चिन्ह किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। उपरोक्त सारणी में खींची गई लकीरों की संख्या अधिक होने पर इनको बनाना व गिनना सरल नहीं होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए इन्हें 5-5 के समूह में रखते हैं। अब देखिए, मेन चीज यही है कि यहाँ पे 5-5 का ग्रुप बना दिया जाता है। ऐसे एक समूह में 4 खड़ी लकीरों को एक तिरछी लकीर इन चारों लकीरों को काटते हुए खींचते हैं। लकीरों की संख्या 4 से अधिक होने पर 5 संख्या के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, अगर कहीं पे मान लेते हैं 6 आपको दिखाना है टैली चिन्ह के द्वारा, तो आप क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4 और एक तिरछी लाइन, यह 5 दिखा देगा और एक खड़ी लाइन और 6 दिखा देगा। तो दोस्तों, जहां भी आपको 5 संख्या दिखानी हो, वहां आप टैली चिन्ह का इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। जब 4 हो जाए तो 4 खड़ी पाई, फिर 5वीं आएगी संख्या तो एक तिरछी लाइन आप खींच देंगे, तो वह आपका टैली चिन्ह हो जाएगा। अब इस टैली चिन्ह का प्रयोग दोस्तों आप लोग आगे देखेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी। अब यहाँ पे देखिए, किसी विद्यालय में कक्षा 6 के 28 छात्रों के गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। अब यहाँ पे दोस्तों, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के गणित में कितने नंबर आए हैं वह दिया गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि उपरोक्त प्राप्तांकों को सारणीबद्ध कीजिए, मतलब सारणी बनाइए। एक बारंबारता सारणी आपको बनानी है। तो बारंबारता सारणी किस प्रकार हम लोग बनाते हैं, चलिए देखते हैं। आपको प्राप्तांक दिए गए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको देख लेना है प्राप्तांक में कौन कौन सी संख्या आ रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए सबसे छोटी संख्या जो आपको दिख रही है वह 6 दिख रही है। तो आप इस प्रकार दोस्तों लिख लीजिएगा 6, फिर आपको 11 दिख रहा है तो 11 लिख लीजिए। और इसी प्रकार आपको देखिए एक कॉलम बना लेना है प्राप्तांक का। तो प्राप्तांक में आपका आ जाएगा 6, 11, 14। अब किसी बच्चे को 12 नंबर मिले होते तो यहाँ आ जाता, या 13 नंबर मिले होते तो भी यहीं 11 और 14 के बीच में आ जाता। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो किसी भी बच्चे को 12 और 13 नंबर नहीं मिले हुए हैं, तो प्राप्तांक में हम 12 और 13 नहीं लिख रहे हैं। हमने सीधे वो प्राप्तांक लिखे हैं जो यहाँ पे
मिले हुए हैं बच्चों को, वही लिखना भी चाहिए। अब देखिए प्राप्तांक में हो गए 6, 11, 14 इस प्रकार। अब ये आपको देखना है कि 6 कितनी बार आया है। तो यहाँ पे देखिए 6 1 2 2 बार आया है। टोटल आप देखेंगे तो 2 बार आया है 6। तो 6 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 2। और टैली चिन्ह आप दिखाना चाहेंगे तो 2 खड़ी लाइन आप खींच देंगे। और अब देखते हैं 11। तो 11 आप देखेंगे तो 11 1 और 2 बार आपको 11 भी मिलेगा। तो 11 के सामने 2 खड़ी लाइन। टैली चिन्ह आप दिखा रहे हैं कि टैली चिन्ह में अगर हम इसका प्रदर्शन करें तो किस प्रकार दिखाएंगे। यह टैली चिन्ह का कॉलम है। तो 11 2 बार आया तो 11 के सामने 2 खड़ी लाइन और बारंबारता में आप 2 लिख देंगे। अब इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। आगे अगला प्राप्तांक है हमारा 14। तो 14 देखिए कितनी बार आया है? 1 2 3 4। तो 14 4 बार आया। तो 14 के सामने टैली चिन्ह वाले कॉलम में 4 खड़ी लाइन, फिर बारंबारता 4। और फिर देखिए 15। 15 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 और 5। अब देखिए 15 के सामने टैली चिन्ह में 5 बार आया है। तो 1 2 3 4 4 बार खड़ी लाइन, फिर एक बार आप काट देंगे इसे। अब इसी प्रकार दोस्तों आपको सभी प्राप्तांकों का टैली चिन्ह दिखा देना है और बारंबारता दिखा देनी है। और दोस्तों बारंबारता को जब आप जोड़ते हैं तो जितने आपके आंकड़े होते हैं वही आ जाते हैं। जैसे बारंबारता को कुल आप जोड़ेंगे तो 28 आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो हमें 28 छात्रों को गणित का पूर्णांक भी दिया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यह क्रॉस चेक करने में भी आप लोग काम में ले सकते हैं कि जितने आंकड़े हमारे पास थे सभी आंकड़ों को हमने दिखाया है कि नहीं बारंबारता तालिका में। तो यहाँ पे 28 का प्रयोग करके आप समझ सकते हैं कि जितने आंकड़े यहाँ पे हैं उतने आंकड़े आपने सारणी में दिखाए हैं कि नहीं दिखाए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपके पास अगर आंकड़े दिए हों तो उन आंकड़ों की बारंबारता सारणी आप किस प्रकार बना सकते हैं या टैली चिन्ह के माध्यम से उन्हें कैसे दिखा सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आपको पढ़ना है आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार करते हैं चलिए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, अब मान लेते हैं कि कोई आपकी परीक्षा हुई 100 नंबर की, उसमें अगर आप लोग 60 से 100 के बीच में पाते हैं तो उसे हम लोग कौन सी श्रेणी बोलते हैं? उसे हम लोग प्रथम श्रेणी बोलते हैं या बच्चे का फर्स्ट डिवीजन आया है ये बोलते हैं। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो वही चीज यहाँ पे आपको आंकड़ों के वर्गीकरण में देखने को मिल रही है कि इस प्रकार हम लोग आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। अब देखिए द्वितीय श्रेणी किसे कहते हैं? जब 45 से 59 अंक आप प्राप्त करते हैं तो उसे द्वितीय श्रेणी कहते हैं। और तृतीय श्रेणी कब कहते हैं? जब 33 से 44 अंक आपको प्राप्त होते हैं। और अनुत्तीर्ण कब बोलते हैं? जब आपको 0 से 32 अंकों के बीच में अंक प्राप्त होते हैं। अब देखिए उपरोक्त सारणी के आधार पे अंकों को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इसी तरीके से के वर्गों में विभाजित कराएं। इन वर्गों में 10 को 0 से 10 वर्ग में ना रख करके वर्ग 10, 20 में रखे। प्रशिक्षुओं को यह भी बताएं कि 0 से 10 में 0 इस वर्ग में निम्न सीमा तथा 10 इसकी उच्च सीमा है और दोनों सीमाओं का अंतर इस वर्ग का आकार, वर्गांतर, वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार या माप कहलाता है। वर्ग बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि वर्ग एक दूसरे को अतिक्रमित ना करते हों। जैसे उपर्युक्त वर्ग 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 आदि बनाए जाते हैं। यह वर्ग 0 से 10 या 8 से 18 या 20 से 24 आदि नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आंकड़ों के वर्गीकरण में आपने देखा कि हम लोग प्राप्तांक को श्रेणी में कैसे बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रमुख रूप से जो संख्याओं को, प्राप्तांकों को दिखाते हैं, आंकड़ों को दिखाते हैं, वह
वर्ग में दिखाते हैं। एक वर्ग होता है और उस वर्ग की बारंबारता होती है। अब यहाँ पे आप लोग सारणी के माध्यम से समझिए। जैसे अगर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी का अध्ययन करिए और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, एक वर्ग दिया हुआ है। वर्ग में क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे रुपयों में दैनिक आय दी हुई है और इस सारणी में बारंबारता मतलब श्रमिकों की संख्या, जितने श्रमिक को इतने रुपए के बीच में दैनिक आय होती है। मतलब इस सारणी से दोस्तों आप क्या समझ पा रहे हैं कि 46 श्रमिक ऐसे हैं जिनको 100 से 125 रुपए के बीच में दैनिक आय मिलती है। तो यहाँ पे सारणी से आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि 46 ऐसे हैं कि 100 से 125 रुपए के बीच में कमा रहे हैं और 23 श्रमिक ऐसे हैं जिनको 125 से 150 रुपए के बीच में डेली की आय हो रही है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे आपको एक वर्ग सारणी दी हुई है। अब इस वर्ग सारणी को देख करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वह यहाँ पे चलिए हम लोग आंसर करते हैं। वर्ग अंतराल की माप क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल देखने के लिए दोस्तों आप देखिए वर्ग में यह वर्ग आपको दिया हुआ है। अब वर्ग अंतराल क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा कि जो उच्च सीमा होती है उसमें से अगर हम लोग निम्न सीमा को घटा दें तो उसी को हम लोग आकार, वर्गांतर या वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार या माप कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वर्ग अंतराल कितना है। तो जो उच्च माप है वर्ग की उसमें से निम्न माप को आप घटा दीजिए। तो 125 में से 100 आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों 25। तो आपको वर्ग अंतराल कितना मिल गया, 25। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बारंबारता किसकी सबसे अधिक है। तो आपको बारंबारता में देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है दोस्तों 130। 130 बारंबारता सबसे बड़ी मिल गई आपको। और आपसे पूछ क्या रहा है कि किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो 130 के सामने वाला आप वर्ग देख लीजिए, वही वर्ग हो जाएगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो आपको मिल जाएगा 175 से 200। उत्तर हो जाएगा 175 से 200। अब देखिए तीसरा प्रश्न है किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम कौन सा है, 46, 23, 54, 23 जो है वह सबसे कम बारंबारता है। और ऐसे दो वर्ग आपको दिख रहे हैं जिनकी बारंबारता सबसे कम है। तो उन दोनों वर्गों को आप लिख दीजिए। तो आप लिख सकते हैं 125 से 150 और 300 से 325। ये दो ऐसे वर्ग हैं जिनकी बारंबारता जो है वह सबसे कम है। अब देखिए चौथा प्रश्न है वर्ग अंतराल 300 से 325 की उच्च सीमा व निम्न सीमा क्या है। अभी दोस्तों जब हमें वर्ग अंतराल लेना था तो हमने क्या किया था, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ग अंतराल 300 में 325 की उच्च सीमा व निम्न सीमा बताइए। तो उच्च सीमा दोस्तों आपको पता होता है यह दाहिने साइड वाला होता है और निम्न सीमा यह होता है बाएं साइड वाला। तो 125 जो हो जाएगी दोस्तों वह हमारी उच्च सीमा हो जाएगी, कामा 300 जो हो जाएगा हमारा निम्न सीमा हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि किन दो वर्गों की बारंबारता समान है। तो यहाँ पे आप दोस्तों अभी आपने देखा था कि 23 जो है वह दो वर्ग ऐसे हैं जिनकी बारंबारता 23 है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 125 से 150 और 300 से 325। यह दो वर्ग ऐसे हैं जिनकी जो बारंबारता है वह समान है। अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा वर्ग अंतराल और बारंबारता का। अब इसके बाद दोस्तों इसके बाद जो है वह है आयत चित्र, जिसे हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। हिस्टोग्राम किस प्रकार हम लोग बनाते हैं यह हम लोग देख लेते हैं, या आयत चित्र किस प्रकार बनाते हैं
तो यहाँ पे देखिए आपको एक वर्ग अंतराल और बारंबारता की सारणी दी हुई है, एक टेबल आपको दिया हुआ है। इसी टेबल के माध्यम से दोस्तों आपको एक आयत चित्र बनाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग स्केल से 2 लाइन आप लोग इस प्रकार खींच लेंगे और उस पे वर्ग अंतराल बना लेंगे। नीचे आप लोग वर्ग अंतराल बना लेंगे और इधर के साइड बारंबारता आप दिखा देंगे। तो यहाँ पे आप लोग आंकड़ों को देख के काम करिएगा। देखिए 0 से 10 है तो फिर 10 से 20 इस प्रकार वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है। तो आप लोग पहले 0 लिखिए, यहाँ तो 0 रहेगा ही, फिर 10, 20, 30 इस प्रकार आप लोग समान दूरी पे माप बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए बारंबारता दिखा दीजिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अपने सुविधा अनुसार दोस्तों आप रख सकते हैं। इन आंकड़ों को देखिएगा, उसके अनुसार यहाँ आप रख लीजिएगा। अब इसके आगे देखिए यह जो वर्ग है इसमें बारंबारता कितनी है, 2। तो आपको क्या करना है, 0 से 10 देखिए यहाँ पे है और 2, तो 2 के सामने ऐसे लाइन आपको खींच देना है। 0 से 10 के बीच की बारंबारता 2, तो इस प्रकार आपने लाइन खींचा 2 पे और इसके बाद इसे यहाँ 10 पे मिला दिया। अब इसके बाद देखिए 10 से 20 के बीच में बारंबारता कितनी है, 6, तो 6 आपको मिल गया। और इसके बाद आप यहाँ 20 और 10 से इसे मिला दीजिए और फिर इसी प्रकार आपको 20 से 30 के बीच में कितनी है, 14 है, तो 14 पे आपको इस प्रकार बना लेना है। फिर इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे 30 से 40 पे, तो 16 पे आपको लाइन खींच लेना है इस प्रकार और 40 से 50 के बीच में 10 पे है, इसकी बारंबारता 10 है तो 10 पे आप खींचेंगे और 50 से 60 के बीच में 2 है तो 2 पे आप खींच लीजिए। तो इस प्रकार ये जो आपका चित्र बन जाता है दोस्तों, इसे हम लोग आयत चित्र या हिस्टोग्राम बोलते हैं। यह सभी काम दोस्तों आप लोग स्केल से करिएगा। अब आयत चित्र से दोस्तों आप लोग निष्कर्ष किस प्रकार निकाल सकते हैं, यह हमें देखना है। तो देखिए आयत चित्र से निष्कर्ष किस प्रकार निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में और यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षार्थियों की संख्या। मतलब यहाँ पे दोस्तों आपको इस चित्र में दिखाया है कि यह ऊंचाइयां हैं। देखिए 145 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 145 से 150 के बीच में कितना दिखाया है, 2। मतलब 2 शिक्षार्थी ऐसे हैं जो 145 से 150 सेंटीमीटर के बीच में जिनकी लंबाई है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको आयत चित्र से निष्कर्ष निकालना आना चाहिए। तो यही हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों सबसे अधिक शिक्षार्थी, सबसे अधिक ऊंचाई नहीं बोल रहा है, सबसे अधिक शिक्षार्थी बोल रहा है। तो आपको इस लाइन पे दोस्तों देखना है, यहाँ पे सबसे जो शिक्षार्थियों की संख्या है यहाँ पे देखना है। अब शिक्षार्थियों की संख्या दोस्तों किस वर्ग में अधिक होगी, उस वर्ग में अधिक होगी जिस वर्ग की ऊंचाई सबसे अधिक होगी। जो वर्ग दोस्तों जितना ही ऊंचा होगा उसमें शिक्षार्थियों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। यह बात आप समझ पा रहे होंगे। तो जब आपको सबसे अधिक शिक्षार्थियों की संख्या वाला वर्ग निकालना है तो आपको देखना होगा कि सबसे ऊंचा कौन सा वर्ग है। तो सबसे ऊंचा वर्ग कौन सा है, यह आपको दिख रहा है 155 से 60 के बीच वाला। तो सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, 150 से 160 सेंटीमीटर के बीच वाले वर्ग में। मतलब इससे आप क्या समझ सकते हैं दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि 155 से 160 सेंटीमीटर के बीच में सबसे अधिक शिक्षार्थी हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा है 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितना है। तो आपको देखना है 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो आप जाइए 160 से 165 के बीच और यहाँ पे आपको बताना है कि इस लंबाई वाले कितने शिक्षार्थी हैं।
तो आप इसकी ऊंचाई देख लीजिए, तो इसकी ऊंचाई आपको मिल जा रही है 10। मतलब इसकी जो बारंबारता है वह 10 है, यानी कि 10 शिक्षार्थी ऐसे हैं जिनकी जो ऊंचाई है वह 160 से 165 सेंटीमीटर के बीच में है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। आपको यहाँ से पता चलेगा दोस्तों, जिस वर्ग की ऊंचाई सबसे कम होगी, सबसे कम बारंबारता जिसकी होगी, वही वर्ग ऐसा होगा जिसमें सबसे कम शिक्षार्थी होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे कम ऊंचाई किसकी है, सबसे कम बारंबारता है 145 से 150 वर्ग की। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सबसे कम शिक्षार्थी जो हैं वह 145 से 150 वाले ऊंचाई वर्ग में हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको उत्तर भी दे दिया है, जैसा कि हमने सॉल्व किया है। सबसे अधिक शिक्षार्थी किसमें है, जिसकी बारंबारता, जिसकी सबसे ऊंचाई सबसे अधिक है 155 से 160, और इसी प्रकार दूसरे का उत्तर देखिए 10 दिया हुआ है और तीसरे का 145 से 150। तो यही दोस्तों आपको इस यूनिट में सीखना था। आंकड़ों को हम लोग किस प्रकार दिखाते हैं, किस प्रकार हम लोग आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं, किस प्रकार हम लोग बारंबारता सारणी बनाते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि सभी चीजें आपको समझ में आई हैं। और दोस्तों जो चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पिछली यूनिट्स आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप लिंक पे जा करके सभी यूनिट्स को पढ़ सकते हैं। और बाकी विषय आपने नहीं पढ़े हैं तो बाकी विषयों के भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएंगे, वहां से जा करके आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं इसी तरीके से आसानी से। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में, सभी प्रशिक्षु भाई बहनों में शेयर कर दीजिए। आपके जहां पर भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मुझे कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग इस यूनिट पे आधारित जो अभ्यास प्रश्न हैं वह सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। ये इन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जितनी बची हुई चीजें हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो वह भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी प्लेलिस्ट में, गणित की प्लेलिस्ट में आपको अगली वीडियो जो है वह अभ्यास की मिल जाएगी दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।